जागरूक मंच घोसी समाज सेवा संस्थान की जानिब से आयोजित किए जा रहे प्रतिभा सम्मान समारोह जज्बा 2026 के अंतर्गत जो टॉपर्स टॉक शो हम लोगों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसी टॉक शो में आज के एपिसोड में हमारे बीच में जो तशरीफ ला रहे हैं आज के हमारे टैलेंट, उनका नाम है समीर अली। समीर अली सुजानगढ़ चूरू से है, जो कि बहुत ही छोटा कस्बा है, और वहाँ से आप तशरीफ लेके आए हैं। और आपके वालिद साहब का नाम है अयूब जी घोसी और दादाजी का नाम है छोटू जी घोसी। मैं जोरदार तालियों के साथ समीर का इस्तकबाल करना चाहूँगा। हमारे आज के इस टॉपर स्टॉक शो के एपिसोड में हमारे साथ जो शुरू से आए हैं समीर अली। समीर अली ने साइंस स्ट्रीम से 12th क्लियर किया है। आपने 94.20% का स्कोर अचीव किया है, जो अपने अपने इस छोटे से कस्बे से इतना बड़ा स्कोर अचीव करना अपने आप में काबिल तारीफ काम है। तो समीर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इस लायक समझा कि मैं इस इतने बड़े मंच पे आकर अपने विचार व्यक्त कर सकूँ, इसलिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने जो मुकाम हासिल किया है, हमें फ़ख्र करने का जो एहसास कराया है, तो काबिल तारीफ़ है। आप लोग जो इतने छोटे से कस्बे से, सुजानगढ़ एक छोटा-सा कस्बा है, जहाँ पर घोसी समाज की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो वहाँ से हमारे राज्य स्तरीय प्रोग्राम में आप जैसे बच्चे आते हैं, तो हमें भी फ़ख्र महसूस होता है। तो मैं स्टडी रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन अभी सबसे पहले पूछूँगा कि जनरली जो स्टडी आवर्स होते हैं, जो पढ़ाई का टाइम होता है, वो सुबह होता है, शाम होता है, रात होता है, सब अलग-अलग बच्चों का अलग-अलग होता है। तो आपका कैसा क्या शेड्यूल होता था, क्या रूटीन होता था? नॉर्मल डेज़ में स्कूल टाइम के अलावा स्कूल से आने के बाद जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसका पहले रिवीज़न और उसके अलावा एनसीईआरटी रीड करना यही होता है। और उसके अलावा ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कितना पढ़ सकता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है पढ़ने की, इस बात पे डिपेंड करता है। आपकी एफिशिएंसी कितनी है? मेरी नॉर्मल डेज़ में तो 4 आवर्स 3 आवर्स इतनी है, पर एग्ज़ाम डे में मैं सही बताऊँ तो मैं कोई आवर्स देख के पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं टॉपिक्स देख के पढ़ता हूँ, भले उसमें कितना ही टाइम लगे। आवर्स देख के पढ़ा नहीं जा सकता, असली पढ़ाई बिना आवर्स के देखी होती है। 94% का स्कोर अचीव करना अच्छी बात होती है। तो क्या-क्या फैक्टर्स थे, जिन सारे फैक्टर्स को आपने कैसे बैलेंस किया? उन सारे फैक्टर क्या फैक्टर थे जो आपने इतने अच्छे नंबर अचीव किए? मेन फैक्टर वही है जो हर स्टूडेंट के लिए होता है कि जो भी हम पढ़ें वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए। अगर हम 1 दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं तो उससे आपको स्टडी में कोई फ़ायदा नहीं होता। कंसिस्टेंट पढ़ाई होनी चाहिए और आपको जो डेली पढ़ाया जाता है स्कूल में वो आप घर आके रिवाइज़ कर ले तो वो ज़्यादा देर तक याद रहता है। और एग्ज़ाम टाइम में जितना हो सके उतना रिवाइज़ करना चाहिए। जैसे 1 मंथ पहले अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनके पीवाईक्यूज़, उनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस सब सॉल्व करें जिससे आपको ज़्यादा दिन तक याद रहता है। स्कूल के अलावा कोचिंग गए आप कभी? नहीं, मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया है। सेल्फ स्टडी किया, तो उसमें नोट्स मेंटेन किए या कैसे है, या कहीं और कोचिंग से आपने नोट्स मंगवाए, उसको कवर किया, कैसे किया उसको आपने? मेन नोट्स तो मैं अपने टीचर्स के बनाए हुए पढ़ता था क्योंकि वो पढ़ने में बहुत सिंपल और हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं इसलिए वो पढ़ने में आसान होते हैं और बाकी नोट्स मैंने यूट्यूब एंड चैटजीपीटी एआई से शॉर्ट नोट बनाए थे। पढ़ाई के दरमियान जनरली काफ़ी बच्चों में 2 थ्योरी काम करती है। एक तो रटाफिकेशन होता है, और एक लिख-लिख के या पढ़-पढ़ उसको ट्रिक होती है। तो आपकी याद करने की क्या ट्रिक थी? मेरी ज़्यादा याद करने का ट्रिक रिवाइज़ करना था लिखने के बजाय क्योंकि लिखने में मैं सिर्फ मैथ्स को मिलाता था और बाकी सबको याद ही करता था क्योंकि मैं उससे ही रिवाइज़ हो जाता था इसलिए मेरे को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप ज़्यादा लिखा नहीं, आपने नोट्स नहीं बनाए आपने कभी, या सिर्फ़ ऐसे पढ़ के ही आपको याद हो मैंने जाता है? लिखने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा एआई से, यूट्यूब से जहाँ से भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए। मतलब एक चैप्टर पढ़ा और उसके बाद में जितने भी उसके पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़ जितने भी हो सकते हैं एआई से बना के कैसे भी कहीं से भी पीडीएफ ढूँढ के हल किए हैं। जनरली एक चीज़ और देखी जाती है कि जब पढ़ाई करते हैं, सुबह से शाम बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, बोरनेस भी क्रिएट हो जाती है, हुँ, मन भी भटक जाता है हुँ। कभी-कभी। तो आपने कभी ऐसा हुआ आपका कभी मन नहीं लग रहा है, कैसे है? तो उस
उस दरमियान आपने क्या किया कि भई हमारा माइंडसेट वापस फ़ोकस हो जाए? ऐसे नॉर्मल डेज़ में बहुत बार होता था। एग्ज़ाम टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, लेकिन नॉर्मल दिनों में ऐसा होना आम बात है। तो उस वक़्त मैं अपनी फ़ैमिली से टाइम स्पेंड करता था, या सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए मैं चेस खेलता था, जिससे कि थोड़ा टाइम भी डिप हो जाए और वापस माइंड भी रीसेट हो जाए। मतलब पढ़ाई के अलावा कभी कुछ ऐसी और को करिकुलम एक्टिविटी जैसे आपने बोला चेस है, और हाँ, भी या कभी स्पोर्ट्स में गए या कुछ और भी कभी आपने समय किस दूसरी एक्टिविटीज़ में दिया कभी? बाकी गेम तो मैं अपने घर के आस-पास ही खेलता था, लेकिन स्कूल में कॉम्पिटिशन के लिए मैं चेस में आगे गया हुआ हूँ। चेस में कहाँ तक खेले? डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे? मैं नेशनल लेवल चेन्नई तक खेला हुआ हूँ। आप चेन्नई तक चेस के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। हाँ, बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है कि पढ़ाई में भी आप अपने आप में एक सूरमा हैं और खेल में भी आप इतना ज़बरदस्त है। ये चीज़ आपने बताई नहीं, अगर ऐसा बताते तो हम प्रतिभा सम्मान समारोह में हमने एक कैटेगरी खिलाड़ियों के लिए भी रखी है, शायद आपने उसमें फॉर्म भरा या नहीं भरा हमें नहीं पता है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले क्या रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है या रिवीजन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे प्रोडक्टिव टाइम वही होता है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में इतनी पढ़ाई नहीं होती। बोर्ड से पहले इतना प्रेशर होता है कि पढ़ाई करने का डिस्ट्रैक्शन इतना नहीं आता उस वक़्त। तो पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाती है, और इसमें हम कितनी देर तक पढ़ रहे हैं वो भी हमें पता नहीं चलता। उस वक़्त घंटे टाइम कुछ नहीं पता चलता कि हमें पढ़ाई का पता चलता है। जैसे परीक्षा नज़दीक आ जाती है, जो आखिरी दिन होते हैं परीक्षा में, तो अपना जो कंसंट्रेशन है, उसको फ़ोकस्ड करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? ताकि हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो। मेरे हिसाब से बताऊँ तो मैं अपना हमेशा एक माइलस्टोन लेके चलता था कि मेरे को ये चैप्टर करना, तो पहले ये चैप्टर करूँगा, उसके बाद ही 5 टू 10 मिनट्स का ब्रेक लूँगा। और उसके बाद में उसको वापस रिकॉल करने के लिए एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़ हल करता था। जो मेरे को टॉपिक वापस नहीं आता था, मैं उसको उसी वक़्त रिवाइज़ कर लेता था और नेक्स्ट चैप्टर पे चल जाता था। और वो टॉपिक मैं पहले पता था जो मेरे को आते हैं, क्योंकि उससे क्या, जो हमें आते हैं वो भी है ना एफिशिएंट हो जाते हैं, और उसके बाद में जो हमें नहीं आता वो लास्ट में पड़ता था। अपनी कम्युनिटी में जो एजुकेशन से संबंधित आपकी क्या चिंताएँ हैं? कम्युनिटी संबंधित यही है कि अलग-अलग जगह पे ये है, हाल हमारी कम्युनिटी में ज़्यादा ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं करते। अगर उनको 12th तक पढ़ाते भी हैं तो हायर एजुकेशन के लिए वो उतना सपोर्ट नहीं करते, जिससे बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते। जैसे आप सुजानगढ़ जैसे छोटे से कस्बे से आते हैं, जहाँ एजुकेशन के लिए बहुत लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ है, बहुत लिमिटेड सोर्सेज़ है, फैसिलिटीज़ भी बहुत कम होती है। इसका कोई इफ़ेक्ट लगता है आपको अपनी लाइफ़ में भी? कभी ऐसा लगता है आपको कि हम छोटी जगह से हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे पर्टिकुलर जगह से? कभी-कभी ऐसा लगता है, लेकिन इस बात को सोचने से अच्छा जो हमारे पास है उसका बेस्ट यूज़ करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसे अब हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल के बाद में अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल से आप पूरा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए, तो आपके पास जो स्मार्ट गैजेट्स हैं, स्मार्टफ़ोन है, जितनी भी आपके पास जितनी भी सुविधाएँ हैं, उन सब का बेस्ट यूज़ करें ताकि आप कुछ कर सकें। समीर, हमें उम्मीद है कि आज इस मंच पे आकर आपका आत्मविश्वास बहुत ऊपर चढ़ा होगा, और हमें बहुत खुशी है कि आप जैसे टैलेंट हमारे साथ आज हमारे इस मंच पे आए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको एक बेहतर तकदीर अता फरमाए। आपको ज़िंदगी में हर कदम पर कामयाबी आपके कदमों में आए रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।